किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन? जनरेटर। समझ गया? जनरेटर अभी आप लोग भी अपने घर में या शादी वादी में देखता होगा जनरेटर, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, तो वो क्या करता है आप देखते होंगे, हैंडल मारते होंगे, हैंडल मारने के बाद ऑटोमेटिक आपका जनरेटर स्टार्ट होता है और फिर आपके घर में लाइन सप्लाई होने लगता है ना। तो वही काम है जनरेटर क्या, कि वो क्या करता है, तो वो आपके मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी बदलता है। ठीक है। अब डीसी जनरेटर क्या करता है, तो डीसी जनरेटर का काम क्या है, तो उसका भी वही काम है क्या, कि ये क्या करता है, ये भी यांत्रिक ऊर्जा को डीसी धारा में, अब जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डीसी जनरेटर क्या करता है कि वो जनरेट करता है क्या चीज़, डीसी करंट जनरेट करता है। ठीक है, यानी डीसी विद्युत धारा को क्या करता है, जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। कौन? जो आपका डीसी जनरेटर होता है वो। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं ये डीसी जनरेटर का ही एक पार्ट है, उस पार्ट में जो एक्स के देख रहे हैं, ये एक्स करके जो दिखा रहा है आपको, वो क्या चीज़ है, उसका नाम आपसे पूछ रहा है। ये जो आप एक्स देख रहे हैं, ये एक्स क्या है ना। तो ये एक्स क्या है आपका, तो ये आपका कम्यूटेटर रेजर है। क्या है ये आपका? कम्यूटेटर रेजर। देखिए हिंदी में कम्यूटेटर रेजर। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिए। पूछेगा आपसे कि डीसी जनरेटर के इस भाग का क्या नाम है, जिसमें जो कि एक्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो वो क्या है आपका? कम्यूटेटर रेजर है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आप देख रहे हैं डीसी जनरेटर का क्या नाम है, ये जो डीसी जनरेटर का क्या नाम है ना। ये जो देख रहे हैं सर्किट डायग्राम है डीसी जनरेटर का, तो कौन से आपका डीसी जनरेटर का ये सर्किट डायग्राम है, तो ये कौन सा है, तो ये आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। क्या है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का जो है क्या है, सर्किट डायग्राम है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, देखिए ध्यान से, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का ये क्या है आपका? सर्किट डायग्राम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? देखिए, जब डीसी जनरेटर की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ईएमएफ का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ पैदा होगा, है ना। उसके बाद उसका मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, है ना, चालक की गति होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को समझना होता है कि आखिरकार ये कौन सा ऐसा नियम है जो नियम यह बताता है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का दिशा क्या होगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, या फिर जो चालक तार है उस चालक तार की गति की दिशा क्या होगी, तो वो कौन बताता है? तो वो आपका फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम होता है। उसमें क्या होता है कि इसे मान लिया जाए कि आप 3 उंगली निकाल लीजिए, एक अंगूठा निकाल लीजिए, ठीक है, एक आपका तर्जनी निकाल लीजिए और एक मध्यमा निकाल लीजिए। मतलब समझिए कि अंगूठा से चालू कीजिए और 1 2 3 उंगली अपना आप निकाल लीजिए। तो पहला जो अंगूठा होगा वो चालक की गति की दिशा को बताएगा। ठीक है। उसके बाद तर्जनी जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और जो आपका मध्यमा मतलब बीच की तीसरी नंबर की जो उंगली होगी वो क्या करेगी, आपको प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। समझ के बात को, यानी प्रेरित ईएमएफ की दिशा को बताएगी। तो याद रखना है इस चीज़ को कि डीसी जनरेटर में अगर हम लोगों को प्रेरित ईएमएफ की दिशा को बताना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लीजिए। डीसी जनरेटर में जो हम लोग ईएमएफ की दिशा अगर हमसे पूछता है तो क्या जवाब सही होगा? फ्लेमिंग का दाहिने हस्त का नियम। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो है उसमें कौन से नियम का प्रयोग करते हैं या कौन सा उसका फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला जो होगा वो कौन सा होगा, देखिएगा। डीसी ईएमएफ में ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होगा वो सूत्र कौन सा होता है हमारा? तो वो हमारा होता है ये वाला सूत्र, देखिए, फाई ZN/60 इंटू P/A वोल्ट। ठीक है, याद रखना है, फाई ZN/60 इंटू P/A वोल्ट। ठीक है, याद रखना है। एन क्या होता है? आरपीएम होता है, नंबर ऑफ कितना बार मान लीजिए मोटर घूम रहा है। पी फॉर पोल होता है। ठीक है, जेड जो होता है वो कंडक्टर को दिखाता है, मतलब चालक को दिखाता है, और ए जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल पार्ट्स होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपका आंसर हो गया क्या सर?
कि उत्पन्न ईएमएफ बराबर क्या होगा 5Zn/60 इंटू P/A वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र समझ में आ गया, क्या होगा सर? याद रहेगा आपका जो उत्पन्न ईएमएफ है ना, उसका सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए सेम ही है कि अगर मान लिया जाए कि आपको ईएमएफ की गणना करने का यह भी सूत्र होता है, लेकिन इसमें फॉर्मूला देखिए बदला हुआ है, तो इसका क्या जवाब सही होगा? तो ये आपका ईबी बराबर VIA/RA वोल्ट, याद रखना है, ईबी बराबर VIA/RA वोल्ट। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन क्या करता है, फॉर्मूला डीसी कैलकुलेट बैक ईएमएफ पूछ रहा है, इसमें ध्यान देना है। उसमें क्या था, सीधा ईएमएफ था, ये देखिए ध्यान से, ये क्या था, इसमें सीधा आपको जनरेटेड ईएमएफ यहाँ पूछ रहा था, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। अभी क्या पूछ रहा है, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला पूछ रहा है। किसका फॉर्मूला पूछ रहा है? बैक ईएमएफ का, ठीक है। तो अगर बैक ईएमएफ पूछेगा तो क्या जवाब सही होगा मेरा, बोलिए? जो अगर बैक ईएमएफ पूछेगा तो ईबी बराबर भी, है ना, ईबी बराबर क्या होगा, बोलिए? V-IA/RA वोल्ट। ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है ना। और अगर मान लीजिए सीधा आपको ईएमएफ पूछेगा तो क्या होगा, 5Zn/60 इंटू P/A वोल्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह भी आपका, ये देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में ये जो आप देख रहे हैं, इसमें एक्स किस चीज़ को दिखा रहा है, तो एक्स जो है यहाँ पर किस चीज़ को दिखाता है, तो एक्स यहाँ पर पोल शू को दिखाता है। नीचे देखिए पोल शू, शू माने जूता, ठीक है, ऐसे याद रखना, पोल शू को दिखाता है। ये पोल शू जहाँ भी होगा वो करेक्ट आंसर है, ये आपका पोल शू हो गया, ये देखिए, है ना, क्या होगा ये, पोल शू। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये पूछ रहा है डीसी, अब हम लोग कहाँ तक पर डीसी जनरेटर के बारे में, ये डीसी जनरेटर का देखिए ये कौन सा क्या नाम है इस डीसी जनरेटर का, यही पूछ रहा है आपसे। ये क्या है, डीसी जनरेटर है, यह भी इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि कौन सा डीसी जनरेटर है, ये बता दीजिए आप। तो ये क्या है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। ये क्या है, ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जहाँ भी होगा उसको मार देना है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर, यही इसका जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जनरेटर जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो पहले भी डिस्कस कर दिए हम, अभी भी फिर बोल रहे हैं कि जनरेटर जो होता है वो किस ऊर्जा को, तो मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यानी यांत्रिक ऊर्जा सही जवाब है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन, आपका जनरेटर, ठीक है। चलिए अब ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है सर, ये देखिए आपका डीसी जनरेटर फील्ड का नाम पूछ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम पूछ रहा है कि क्या नाम है इसका, बता दीजिए, है ना, डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। तो ये पहले तो समझ लीजिए कि ये जो है डीसी जनरेटर फील्ड ये किसका है सर, तो ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का है। किसका है, कम्युलेटिव, यानी कि आपका हिंदी में बोलते हैं संचयी यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर, ध्यान दीजिए क्या है ये, कम्युलेटिव इंग्लिश में होगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और ये हो गया आपका क्या चीज़ हो गया, संचयी यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उस सिद्धांत पे काम करता है। डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, कौन दिए थे, माइकल फैराडे दिए थे, उसी सिद्धांत पे काम, सिद्धांत पूछेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और उसमें कोई भी मान लीजिए डीसी जनरेटर में अगर ईएमएफ की दिशा पूछ लिया, धारा की दिशा पूछ लिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ लिया, है ना, तो वो क्या होगा, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम होगा, याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है सर, BLV sin थीटा, क्या होता है, BLV sin थीटा, BLV sin थीटा, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, BLV sin थीटा। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, BLV sin थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए।
परमेश्वर, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछिए। इसमें से देखिए आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जितना भी फिगर वाला क्वेश्चन सब देख रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, है ना, ये क्वेश्चन हो गया, ये सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या फिर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है ना, या फिर डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ये सब आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करेंगे। जस्ट पढ़ के निकले, फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। देख लीजिए डी नंबर, ये करेक्ट आंसर है सर, फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। अब ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछता है कि डीसी जनरेटर में, डीसी जो जनरेटर होता है उसका ये जो पार्ट होता है उसका क्या नाम है ना, खोला जो आप देख रहे हैं, ऐसा क्या नाम है, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो डीसी जनरेटर में जो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसका नाम क्या है, यॉक या फ्रेम। क्या नाम है, यॉक या फ्रेम। जहां भी होगा देखिए यहाँ है यॉक और फ्रेम मिल जाए, हिंदी में भी देखिए यॉक या फ्रेम करेक्ट आंसर है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। जो 4 पोल डीसी जनरेटर होता है उसका जो डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब होता है दो लेयर का जो बाइंडिंग होता है, उसमें कितने पैरेलल पाथ होते हैं। तो कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के फिर से भाग का नाम पूछ रहा है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर का ये कौन सा भाग है, इसका नाम पूछ रहा है आपसे। तो ये क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। क्या है ये, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। बोलिए क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल जुड़े हुए होते हैं वो आर्मेचर के साथ सीरीज में, यानी आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इंटरपोल का क्या काम होता है, इंटरपोल जो होता है कि जब जनरेटर चलता है तो चिंगारी ना मारे, स्पार्किंग ना हो, है ना, ये सब उसका काम है देखना इंटरपोल का। तो कैसे जुड़ा हुआ होता है वो, आर्मेचर, जो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है उसके साथ वो सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, मतलब श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसकी क्यों जरूरत होती है, ताकि वोल्टेज का फॉर्मेशन हो सके, वोल्टेज का निर्माण हो सके, इसीलिए होती है सर। क्यों होता है, ताकि वोल्टेज का निर्माण हो सके। क्या हो, वोल्टेज का निर्माण हो सके। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को नापते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। डीसी मशीन में ऐसे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को जो मापता है वो कौन सा होता है, तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का जो प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का जो प्रतिरोध होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का जो प्रतिरोध होता है ना, वही काम है किसका, वही काम है किसका, तो आपका जो डीसी मशीन होता है वो कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को नापते हैं, तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध नापता है ना। समझ गए बात को। तो विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन्स। तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये फिगर है, इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये फिगर ये टर्मिनल वोल्टेज को दिखा रहा है और ये किसको दिखा रहा है, लोड करंट को दिखा रहा है। समझ गए बात को। पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, कि जो ये वोल्टेज ड्रॉप आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कि वोल्टेज ड्रॉप को, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, इसमें जो एक्स के रूप में भाग है, ये एक्स का जो भाग है ये किसको दिखाता है, ये किसको दिखाता है, तो ये जो है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को दिखाता है। किसको दिखाता है बोलिए, आर्मेचर
रिएक्शन ड्रॉप को दिखाता है। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को दिखाता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? तो फिर क्या होगा सर? ये शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड क्या होगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंपाउंड जनरेटर का ऐसा क्या नाम है जो क्या होता है शंट फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है? तो क्या होगा? लघु शंट यौगिक या फिर शॉर्ट शंट कंपाउंड। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? पटलित का मतलब क्या होता है? पटलित का मतलब लेमिनेशन किया हुआ है। कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर कोर होता है उसको क्यों लेमिनेशन किया जाता है? ताकि वो क्या करे, एडी करंट लॉस जो होता है, भंवर धारा जो हानि होता है उसको कम करे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह भी आपका, कि क्यों हम लोग उसको पटलित करते हैं, लेमिनेशन क्यों करते हैं? ताकि जो भंवर धारा का हानि है, लॉस है, उसको कम कर सकें, इसलिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि वो आप क्या करता है, वो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। ध्यान दीजिए, डीसी जनरेटर आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों है? क्योंकि आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप कम है। ठीक है, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है ना। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो? बिकॉज रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अगर घट जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आर्मेचर का प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो यही जवाब सही हुआ क्या? अगर मान लिया जाए कि आपका आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप घट जाए, यानी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप को आप कम कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका जो आर्मेचर का प्रतिरोध है वह भी क्या होगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर को हमेशा घड़ी की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे ही क्यों चलना चाहिए? इसलिए चलना चाहिए क्योंकि वो क्या करता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को, मतलब जो अवशिष्ट चुंबकत्व है ना, जो रेसिडुअल, अब जैसे रेसिडुअल करंट होता है उसी तरह से क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी होता है ना, उसको वो सेफ करके रख सके, उसको प्रोटेक्ट करके रख सके। मतलब रेसिडुअल अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को कम करे। यही जवाब आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी, जो भी लार्ज बड़े डीसी जनरेटर्स होते हैं उसमें हम लोग जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि क्या है भाई, हमारा जो आर्मेचर है उस आर्मेचर की प्रतिक्रिया प्रभाव जो होगा, रिएक्शन जो इफेक्ट होगा, वो क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। मतलब यह हुआ कि जो हमारा आर्मेचर का जो रिएक्शन इफेक्ट है वो क्या होगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज रहेगा। बिल्कुल क्या रहेगा, न्यूट्रलाइज रहेगा। मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव जो होगा वो बहुत ही कम रहेगा। यही देखिए यहाँ पर है, आर्मेचर का जो रिएक्शन इफेक्ट है वो कम रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा बड़ा डीसी जनरेटर्स होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं ताकि जो आर्मेचर का इफेक्टिव रिएक्शन इफेक्ट होगा है ना, वो क्या हो जाए, उस पर कोई फर्क ना पड़े, इस पे जो हमारा टोटल करंट निकलता है उस करंट पे कोई प्रभाव ना पड़े। यही कारण से अब देखिए ये आपको 24-25 तक हम पढ़ा दिए हैं, इसको देखिए, ये दोनों पन्ना में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इतना को मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 24 को पन्ना पढ़ाए, 24 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुका है।